हेलो एवरीवन, हेलो। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ आवाज़ क्लियर है, देन अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। और तब तक मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्लास शेयर कर दूँ सो डैट बाकी बच्चों को नोटिफिकेशन मिल जाए। एक सेकंड मुझे आवाज़ सुन लेने दीजिए और आप भी बता दीजिए आपको क्लियर है आवाज़। हाँ, आवाज़ क्लियर है, आवाज़ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेट इज स्पेक्ट्रम का लेक्चर नंबर सेकंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अगर आपको याद होगा इससे पहले हमने 1857 रिवोल्ट डिस्कस किया था। ठीक है, इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दी है, उसको भी आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम सीरीज से, स्पेक्ट्रम बाय डॉक्टर विपिन गोयल। आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको मिल जाएगी, उसको बुक मार्क करके रख लो। और जो चीजें हैं आपको जो भी वीडियोस होंगी हमारी स्पेक्ट्रम की उसी के अंदर ऐड होती चली जाएंगी। तो पिछली बार हमने 1857 रिवोल्ट डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को वो क्लास क्लियर होगी। कई बच्चे नए होंगे आज, ठीक है, तो अगर जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देख लें। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे हमने डिस्कस किया था 1857 रिवोल्ट के अंदर कि बहुत कुछ हुआ, रिजल्ट निकले, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसके फेल होने के क्या रीजन थे, ठीक है, और क्या कॉजेस थे, सब कुछ हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी कि एओ ह्यूम ने आगे क्या बात करी थी, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की बात करी थी। वो सेफ्टी वॉल्व क्या था हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि आज जो 1857 का रिवोल्ट हो गया वो बढ़िया है, चलो जो हो गया हो गया, लेकिन आज के बाद इस तरीके का रिवोल्ट आगे ना हो तो उन्होंने सेफ्टी वॉल्व की बात करी थी। इसीलिए एक आईएनसी की बात करी गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करी गई थी कि हां देश में कुछ अगर हो रहा है तो उससे हम मतलब वो चीज आगे ना हो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी बन जाए। लेकिन आप एक चीज देखिए, बस 1857 का रिवोल्ट हुआ और आईएनसी बन गई, नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत सारे रीजन बने आगे। एक्चुअली 1857 रिवोल्ट के बाद हमारे देश के अंदर नेशनलिज्म की भावना बढ़ी, राष्ट्रवाद जिसे हम कहते हैं, मतलब देश के लिए कुछ करना है। देश में मतलब जब पूरे जगह के ऊपर ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगहों के ऊपर रिवोल्ट होता है तो लोग जागरूक हो जाते हैं। जागरूक मीन्स कि उनको पता लग जाता है, नेशनल अवेकनिंग जिसे हम कहेंगे वो हो जाती है कि हां यार मतलब हमारा देश भी कुछ है, मतलब हम ही नहीं देश भी कुछ है, तो मतलब मुद्दा बन जाता है देश। तो आईएनसी से बनने से पहले 1857 से 1885 का जो दौर था, बीच का जो दौर था, उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। उन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले देश में एक नेशनल अवेकनिंग चलती है। उसके क्या रीजन थे, वो पॉलिटिकल ग्रुप्स बने क्यों, फेल हो गए, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, अगेन वो कुछ कुछ चीजों के लिए काम कर रही है, उसको डिटेल में हमने नहीं जाना क्योंकि एग्जाम में वो उस डिटेल में नहीं पूछते कि वो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने क्या किया। क्योंकि एग्जाम में वहां से ये पूछा जाता है आपसे कि ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ये कहां पे बनी थी, कौन से ईयर में बनी थी, वगैरह वगैरह, और इसके मेंबर्स कौन से थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आईएनसी की। तो आईएनसी तो बाद का टॉपिक है, मतलब आज ही हम डिस्कस करेंगे आईएनसी, लेकिन बाद का टॉपिक है। लेकिन 1857 से लेके 1885 का जो समय है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैं आप लोगों को 1857 से 1947 लेके जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का स्टाइल ये है कि हाँ जो चीज मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री वैसे तो 1757 से हम 1947 तक कह देते हैं, और आज का समय भी मॉडर्न हिस्ट्री ही चल रही है हमारी, मॉडर्न इरा चल रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा चल रहा है। बट अदरवाइज मैं समझाने के कॉन्टेक्स्ट में, एक कहानी के कॉन्टेक्स्ट में, और लेक्चर जो आपकी पूरी कहानी है देश की आजादी की लड़ाई है वो मेनली हमें 1857 से 1947 में ही समझ में आती है। समझ में आया? अब यहां पे हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, देश में वो नेशनलिज्म की भावना कैसे आई और ऐसे क्या रीजन बने कि हां देश जागा। तो इसका मतलब अंग्रेजों ने फिर टांग अड़ाई होगी अपनी, यहां पे ऑब्वियसली बात है टांग अड़ाई होगी यहां पे, ठीक है।
और दूसरी बात यह है कि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी थी हमारे देश में उस समय पे, कि हां जिन्होंने कुछ कुछ काम किया, लेकिन फिर एक सेफ्टी वॉल्व दैट मींस आईएनसी का निर्माण हुआ, आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ। वो आईएनसी के अंदर जो हमने एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां क्या चीजें हैं भाई, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका एम क्या था आईएनसी के बनने का, उसके इंपॉर्टेंट सेशंस कौन कौन से थे, कौन से सेशन में क्या हुआ, ठीक है, ये चीजें थोड़ी बहुत पूछी जाती हैं आपसे। ओके, तो अब हम जानेंगे इस लेक्चर में कि हाँ नेशनल अवेकनिंग क्या कैसे हुई हमारे भारत देश में। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, तो आज हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम। सो इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। ओके, बढ़ते हैं जी आगे। ये डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स आपको पता है, सारे लेक्चर्स की पीडीएफ जो भी मैं क्लासेस करता हूं, यूट्यूब पे जो भी मेरी क्लासेस होती हैं, ठीक है, सभी क्लासेस के जो लिंक होते हैं वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते हैं। डॉक्टर विपिन गोयल ऑफिशियल नाम से चैनल है। तो आप जब ढूंढोगे ना, बहुत सारे चैनल होंगे, तो जिसके सबसे ज्यादा मतलब वो होंगे ना, आई मीन स्टूडेंट जहां पे होंगे वो ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर विपिन गोयल ऑफिशियल। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनली इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई कुछ पूछना चाहते हैं, या और भी वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई चीजें पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे स्टेट पीसीएस लाइव प्री प्लस मेंस बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे स्टेट पीसीएस लाइव सेक्शन में जाना, वहां पे आपको ये हमारे अभी हमने 6 स्टेट्स के पीसीएस बैचेस लॉन्च किए हैं जो बड़े अच्छे रन कर रहे हैं, एडमिशंस भी अच्छे बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं वहां पे। तो दैट मींस ये 6 बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान। ये स्टेट पीसीएस हमने अभी लॉन्च किए हैं और आने वाले समय में हम और भी पीसीएस लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप इन बैचेस में एडमिशन लेते हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप ये जो है कोड ये लगा लेना, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 15 तारीख को बैच स्टार्ट है और इस बैच की जो एडमिशन डेट है वो है, आई मीन एडमिशन तो है ही है, स्टार्ट होने की डेट जो है 15 है। अभी जो इवनिंग बैच चल रहा है हमारा, सॉरी मॉर्निंग बैच चल रहा है 8 बजे, उसमें भी अगर आपको चाहते हो उसमें भी एडमिशन मिल सकती है आपको सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे। तो इन दोनों बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर हमारा जी। देखिए एक सेकेंड, एक सेकेंड पानी पी लेने दीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपका इस लेक्चर के रिगार्डिंग जब कहीं से भी कोई डाउट होगा ना, देन यू कैन आस्क मी आफ्टर द लेक्चर प्लीज, ठीक है, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छुपे हुए हैं। अगर आप बात करेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं पूछता चला जाऊंगा, तो ये जो लेक्चर है वो आधा अधूरा रह जाएगा। जो मर्जी डाउट हुआ एग्जाम रिलेटेड, कोर्सेज के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, जो भी होगा एंड में मेरे से पूछ लेना। जो भी तुम्हें लेक्चर में भी कुछ डाउट आता रहा तो अपनी कॉपी पे साइड पे लिखते रहना। ओके, जस्ट ए सेकेंड। देखिए जी मैंने कहा था तुम्हें कि 1885 में, सॉरी 1857 में, 1857 में देश की जो लड़ाई हुई, पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह देते हैं हम लोग, ठीक है, कोई लोग सिपाही म्यूटिनी कह देते हैं। तो जब ये होती है तो देश में बहुत सारी नेशनल अवेकनिंग होती है। नेशनल अवेकनिंग मतलब नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रवाद की बातें आते हैं, तो देश आगे आता है हमारे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कॉजेज रहे हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो हुई हैं, स्टार्ट जो हुई थी, एक्चुअली क्या होता है, मैं तुम्हें एक चीज और क्लियर करूं कि जैसे हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फेज होते हैं ना वो 2 फेज है। एक्चुअली आप आजादी की लगा लो, फ्रीडम को लगा लो, 3 फेज बन जाते हैं, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और आपका गांधीयन ईरा। मॉडरेट्स जो चलते हैं वो 1885 से लेके 1905 तक चलते हैं, मतलब इनका समय मेन इनका रहता है। ये 1905 से लेके 1917 तक का समय मेन रहता है और गांधीयन ईरा स्टार्ट हो जाता है 1917 से 1947।
एक्चुअली ये लड़ाइयां, ये समय होता है जब हमारे देश में अलग अलग जो है मूवमेंट चलती हैं, अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन आज का लेक्चर जो है, अगेन जैसे मैंने कहा था कि इससे पहले का समय हमने डिस्कस करना है, तो उस चीज के ऊपर जाएंगे। ये चीज करने से पहले कि हाँ, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये एक एक वर्ड में इतने इतने फैक्ट्स छुपे हुए हैं जो आपको ध्यान से समझने हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल यूनिटी। पॉलिटिकल यूनिटी पहले मैं, जैसे तो मैं बताता हूं कि मैं पहले बोर्ड से डिस्कस करता होता हूं, देन मैं उसको क्रक्स बताऊंगा आपको कि क्या है। अप्रॉक्स ऑल इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम वाज अंडर द सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, ठीक है, तो हमारे भारत देश में एक पॉलिटिकल यूनिटी देखने को मिली। इनको पता लग गया था हम बिखरे हुए हैं इसीलिए हार रहे हैं, हम बिखरे हुए हैं इसीलिए हम हार रहे हैं। 1857 के रिवोल्ट का हारने का रीजन क्या था? अगेन, कोई सिंगल लीडर नहीं था, कोई एक ग्रुप नहीं था जिससे हम बात करें, सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी बनती है तो हमारे भारत देश में सारे पॉलिटिकल आइडियाज जो होते हैं एक ही स्थान पे, एक ही जगह के ऊपर आ जाते हैं। नंबर 2, वेस्टर्न एजुकेशन spread the concept of liberty, equality, freedom, nationalism. English educated Indians led the national movement and organized it. कहने का मतलब क्या हुआ? जब इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की बात करी, अगर मैं वेस्टर्न एजुकेशन की बात करता हूं तो सीधी सी बात है, इंग्लिश की बात आती है। हमने डिस्कस भी किया था कि इंग्लिश को 1813 के चार्टर एक्ट में बात करी गई थी कि हाँ, हम 1 लाख रुपया सालाना खर्च करेंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या करी थी, 1835 में, 1835 में भारत में इंग्लिश एजुकेशन लगा दी थी। विलियम बेंटिक ने लगा दी थी, मैकॉले ने रिकमेंड किया था। और उसके बाद इन्होंने 1854 में जो है आपका वुड्स डिस्पैच ले आए थे। वुड्स डिस्पैच, जिसका मतलब क्या था, ये था 1854 में, जिसका मतलब क्या था कि अगर आप स्कूलों में एजुकेशन ले रहे हैं तो अपनी भाषा में लो। हायर स्कूल जा रहे हैं, एंग्लो वर्नैकुलर, मतलब अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी और आपको वर्नैकुलर में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे जा रहे हो तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इंग्लिश सीखने की तरफ जा रहे हैं। जब इंग्लिश सीखने की तरफ जाएंगे तो इनके न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे। इनके जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है, इनके न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है भाई, अच्छा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जिन्होंने इसके बारे में बात करी थी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इनके बारे में बात करी थी। तो अब हम जानने लगे कि अच्छा, ये क्लास हमारी सबसे हिट होने वाली है। जब मेरी क्लास में ये होता है ना पीछे से, तो क्लास हिट होती है हमारी, ठीक है। तो चलते हैं 1 मिनट। हाँ ये सिग्नल है मेरी क्लास का। ओके, तो हम बात करते हैं कि जब ये चीज हुई, न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, तो हमें आइडिया लगने लगा, अच्छा फ्रीडम नाम की भी कोई चीज होती है, अच्छा इक्वलिटी नाम की भी चीज होती है, मतलब अंग्रेज समानता, हाउ इज इट पॉसिबल। तो हमें न्यूज़पेपर से पता लगने लग गया आइडिया, जिससे हम क्या करने लगे, हमारे भारत देश में क्या होने लगी, नेशनलिज्म। अब आप कहेंगे कि सर इसका लेना देना क्या नेशनलिज्म से? अब मुझे एक चीज बताओ, जब हमारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखने लगे, अब हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, आप मान के चलो, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीज मैं बताऊंगा। आप लगा लो बस में जा रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो ट्रेन में, उस टाइम तो ट्रेनें आ चुकी थी, उस टाइम बस वगैरह सब कुछ था, इंडिया में था, ठीक है भाई, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। अब अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आप क्या करते हो, आपको जानता भी नहीं होता साथ वाला, लेकिन अगर आपकी जर्नी 4 घंटे की है, 5 घंटे की है ना, तो वो आपका रिश्तेदार बन जाता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे हमारे भारत देश में क्या चल रहा था, अंग्रेज 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 अंग्रेज। तो इशू ही क्या था, डिस्कस करने वाली बात क्या थी, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज, दैट मींस ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ही डिस्कस करने थे। और जब यहां पे हम बात न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना ट्रेन में, तो कहते हैं अरे भाई साहब न्यूज़पेपर दोगे, तो न्यूज़पेपर के बहाने ही बात स्टार्ट होती है, चाहे लड़ाई लगा लो, चाहे दोस्ती लगा लो, चाहे यारी लगा लो, ठीक है। तो उसी में भी हमने भी यही किया। नेशनलिज्म जब बढ़ा, नेशनलिज्म बढ़ने का रीजन क्या था, लोगों ने लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट कर दी थी। आगे तो मैं कहूं कि किसी को हिंदी, पंजाबी, उर्दू ये वो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब लोगों को सब समझ आ रहा था, इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो अपने आइडियाज एक्सचेंज कर रहे थे, तो नेशनलिज्म तो फैलना था। पॉइंट समझ में आया। और अगर मैं बात करूं, अब जब लोग पढ़ने लग गए हैं, इंग्लिश पढ़ने लग गए हैं, तो जो एजुकेटेड क्लास है वो अब एक ग्रुप बनाएगी,
वो ग्रुप क्या होगा कि वो अपने आइडियाज उस ग्रुप में रखेगी और वो ग्रुप के जो आइडियाज होंगे वो आगे सामने अंग्रेजों के सामने रखे जाएंगे। तभी सेफ्टी वॉल्व थियरी आई थी, जिसने आईएनसी के बारे में बात करी थी कि आईएनसी बनाओ। पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन प्रेस। Indian press, both English and vernacular, had also aroused the national consciousness. सेम चीज जो मैंने बात करी है। अब जैसे कुछ पेपर वर्नैकुलर में छपते थे, भाई जिनको लोकल भाषा आती है वो अपने तरीके से पढ़े, जिनको इंग्लिश आती है भाई वो उस तरीके से पढ़े, तो दैट मींस नेशनलिज्म तो फैलेगा ही फैलेगा। दैट मींस हम एकजुट होंगे ही होंगे, तो इसीलिए हम एकजुट हो गए यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिटन। अब जो लिटन है ना, इसको हम बोलते हैं रिएक्शनरी वाइसरॉय। क्या बोलते हैं? रिएक्शनरी वाइसरॉय। और इसको और भी बहुत नाम बोले जाते हैं, वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर, बताऊंगा क्या मतलब है इसका, ठीक है। अनपॉपुलर वाइसरॉय, अनपॉपुलर वाइसरॉय, ठीक है। इनका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है? ये जो वाइसरॉय है ना, इसको हम बोलने जाए सर ये ऐसा हुआ, अच्छा ऐसे कैसे, चलो जी पलट दो। दैट मींस अगर हमारे इंडिया में कुछ भी हो रहा था ना और हमारे इंडियंस कुछ भी बोलते थे तो इसका उल्टा मतलब लेना था। कोई बंदा आके इसको इंडिया के लिए कुछ भी बोल देता था, उल्टा मतलब लेता था और पता नहीं क्या क्या कानून हमारे ऊपर लगा देता था। वो क्या कानून लगाए वो देखिए जी। पहले इसने अरेंज किया दिल्ली दरबार एट फेमीन टाइम। दिल्ली दरबार सजा दिया इसने। क्यों सजाया? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया आ रही थी भारत देश में। और दिल्ली दरबार सजाने का मतलब क्या है? दिल्ली पूरी सजा दी, जैसे आज सजी हुई है G20 के टाइम पे, ठीक है। आज तो इतनी भीड़ है हमारे भारत देश में, पूरी भीड़ चल रही है, तो उस टाइम तो इतनी भीड़ नहीं थी ना। तो आप समझो उस टाइम दिल्ली का हाल क्या होगा। दिल्ली दरबार अंग्रेज सजा रहे हैं, तो इसमें उस टाइम पे हमारे भारत देश में फेमीन आ रखे थे, भाई ये इनको दिल्ली सजाने की लगी पड़ी है। हमें पैसे तो क्या देने थे, रानी के आने के चक्कर में पूरी दिल्ली सजा दी। और यहां पे रानी को आके क्या टाइटल दी दिया इसने? केसरी हिंद का। भाई केसरी हिंद का टाइटल देने के लिए तेरे पास समय था, तेरे लिए सब कुछ था, तेरे पास पैसे थे, लेकिन यहां पे फेमीन के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ये बात होगी। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ये आया था 1878 में। अच्छा, ये दिल्ली दरबार केसरी हिंद का जो टाइटल दिया था 1876 में दिया था। ओके, दूसरी बात आती है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। अब ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्या था? देखो, वर्नैकुलर का मतलब होता है आपकी लोकल लैंग्वेज, ठीक है। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छाप सकते हो, बिल्कुल छाप सकते हो, छापो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिटन भी कहता है छापो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो बस ये करो, ऐसे करो कि जो आप पेपर छाप रहे हो ना उसकी पहली कॉपी मुझे दे दो। अगर उस कॉपी में मेरे अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट, देश के अगेंस्ट, देश मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट कुछ भी लिखा होगा तो उस वो न्यूज़पेपर पहली बात तो छपेगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जिसकी वो प्रेस है उसके लग जाएगा ताला, ठीक है, नंबर 2। तीसरा फाइन, चौथा उसको सजा। मतलब भाई ये क्या कर रहा है हमारे साथ, मतलब तभी हमने क्या कहा, अनपॉपुलर वाइसरॉय, रिएक्शनरी वाइसरॉय, तो ये प्रेस एक्ट इसने लगा दिया। तीसरा इसने लगाया आर्म्स एक्ट, अगेन 1878। अब ये आर्म्स एक्ट क्या है? ये कहता क्या है कि अगर इंडियंस ने बंदूकें रखनी है अपने पास, आर्म्स रखने हैं अपने पास, तो इन बंदों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर कोई बंदा यूरोपियन जो है वो बंदूक रख रहा है अपने पास, अपने घर में कोई भी आर्म रख रहा है, उसको कोई लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई ही इज अनपॉपुलर, दैट्स व्हाई ही इज रिएक्शनरी। समझ में आया? रिवर्स कैरेक्टर, ये इन कारणों से बोला जाता है। पॉइंट समझ में आया? तो ये पॉलिसीज हमारे भारत देश में लगी थी। तो दीज वर द रीजन कि हमारे भारत देश में नेशनल मूवमेंट्स अराइज हुई। दैट्स व्हाई हमारे भारत में नेशनलिज्म की बातें स्टार्ट हुई, राष्ट्रवाद की बातें स्टार्ट हुई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अदर पॉइंट्स क्या हैं? द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ब्रॉट इंडियन क्लोजर। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ये न्यूज़पेपर की एग्जांपल दी थी मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, भाई तुम बात तो करोगे ना, बस में बैठ के किसी बंदे से, जो कोई भी आपके साथ बैठा हो, बात करते हो ना? बिल्कुल करते हैं। जहां कोई ट्रेन में बैठा हो, बिल्कुल बात करते हैं। तो दैट मींस क्लोजनेस आएगी और एक दूसरे के आइडियाज एक्सचेंज होंगे। यहां पे सोशियो एंड रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी, कितना कुछ हुआ है हमारे भारत देश में। आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट, और ये रामाकृष्ण मिशन,
ठीक है, इतनी जहान भर की मूवमेंट्स हुई हैं हमारे भारत देश में। ये प्रार्थना समाज, ठीक है, परमहंस मंडली, ये क्यों किए गए हैं? ताकि सोसाइटी में बदलाव लेके आया जाए, ताकि जो धर्म के अंदर हमने रिफॉर्म कर सकें। सो इतनी कट्टरता ना आए हमारे भारत देश में कि हां हम इंसान को इंसान ही ना समझे, जो इन्होंने हमारे देश में कर दिया था। दैट्स वाई सोसाइटी में रिफॉर्म लेके आना बहुत जरूरी था। दैट्स वाई धर्म के अंदर रिफॉर्म लेके आने बहुत जरूरी थे। तो इसी कारण सोशियो एंड रिलीजियस मूवमेंट्स भी हमारे भारत देश में हुई थी 19th सेंचुरी में। ओके, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स। यार ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, ये तो भाई इनका जन्मसिद्ध अधिकार ही था हमारे ऊपर, ठीक है। जितनी देर रहेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो करेंगे, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन भी करेंगे। सीधी सी बात है, कहीं पे टैक्स नहीं देना, ठीक है, और जो लोगों से टैक्स लेते रहना। तभी तो हमारे भारत देश में क्या हुआ है, पेजेंट रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, पता नहीं क्या कौन कौन से रिवोल्ट हुए हैं हमारे भारत देश में, ठीक है। ये रिवोल्ट हुए क्यों हैं? इनकी ये पॉलिसीज, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, भाई टैक्स ही नहीं दे रहे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कि हाँ हम लोगों से टैक्स ले रहे हैं, किसानों से टैक्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है गड़बड़ तो होनी थी, ठीक है। उसके बाद है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एंड तक रही है और इन्हीं की देन है, हमें भी इन्हीं की देन है। ये हम लोगों को सिखा गए, हाँ गोरा काला नाम की भी कोई चीज होती है, घोरे काले की चीज भी होती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज भी होती है। तो ये तो करते थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ना आर्मी में जाना, ना मिलिट्री में जाना, ना बड़ी पोस्ट पे बैठना। तो ऑब्वियसली बात है नेशनल मूवमेंट होनी ही होनी थी। ओके, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है क्या? जो इल्बर्ट है ना, ये क्या हो रहा है, हाँ, जो इल्बर्ट है ये एक लॉ मेंबर है। क्या है ये? लॉ मेंबर। किसके दरबार में है ये? रिपन, लॉर्ड रिपन के दरबार में, ठीक है। ये लॉर्ड रिपन जो है ना बड़ा अच्छा राजा है, ये अच्छा वो है वाइसरॉय, ठीक है, गवर्नर जनरल वाइसरॉय। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जैसे आज हमारे भारत देश में पंचायती राज चलता है, म्युनिसिपैलिटी चलती है, तो लोकल लेवल के ऊपर सरकारें बननी चाहिए। ओके, दूसरी बात अगर मैं बात करूं, फैक्ट्री एक्ट लेके आया बंदा, ये फैक्ट्री एक्ट 1881 का लेके आया था, जिसमें लेबर कंडीशन को इंप्रूव करने की बात करी गई थी। और यही बंदा रिपन जो है इल्बर्ट बिल को प्रोड्यूस किया था, क्योंकि इल्बर्ट कौन है? लॉ मेंबर है, इसके दरबार में तो कानून बनेगा। ये क्या कहता है, मान के चलिए, लेट सपोज मैं जज हूं, ठीक है, मैं जज हूं, मैं यूरोपियन जज हूं, यूरोपियन मतलब ब्रिटिशर जज हूं मैं यहां पे, अंग्रेजी जज हूं मैं यहां पे। अब मेरे सामने तुम आई, तुम हो इंडियन, ठीक है, तुम हो इंडियन, भाई मैं तुम्हें भी सजा दे सकता हूं। मेरे सामने तुम ब्रिटिशर्स आके बैठ गए तो मैं तुम्हें भी सजा दे सकता हूं। लेकिन इल्बर्ट बिल ने क्या कहा था? इल्बर्ट बिल ने यह कहा था कि अब यहां पे जो मैं हूं, चाहे मैं इंडियन हूं चाहे मैं ब्रिटिशर हूं, जो यहां पे इंडियन बैठे ब्रिटिशर बैठे, सामने कोई भी होगा वो सजा देगा। जाने कहने का मतलब जो कल्प्रिट होगा, अगर वो अंग्रेज है तो इंडियन जज उसको सजा दे सकता है। इंडियन जज बैठा है इधर और इंडियन कल्प्रिट आ गया तो उसको सजा तो मिलेगी मिलेगी। तो ये चीज जब इसने करी कि कहने का मतलब अब सामने जज कोई भी बैठा हो वो यूरोपियन बंदे को भी क्या कर सकता है? सजा दे सकता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, कंट्रोवर्सी में क्या हुआ, जब ये लोगों को पता लगा तो अब लोगों ने क्या किया, इसका रिवोल्ट कर दिया। किसने? हमने नहीं, यूरोपियंस ने रिवोल्ट कर दिया अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट। क्यों कर दिया? कि हम गुलामों के सामने जाएंगे, मतलब चाहे हम जो मर्जी क्राइम करें, आप हमें सूली पे चढ़ा दो। अंग्रेजों को कह रहे हैं, अंग्रेजी जज हमें सूली पे चढ़ा दे, कोई मतलब नहीं है, कोई डर नहीं है हमें, लेकिन हम गुलामों के सामने पेश नहीं होंगे। तो ये कंट्रोवर्सी जो है चीज बदल गई। तो मतलब यहां पे जुडिशियल इक्वालिटी के लिए बात करी गई थी, तो दैट मींस ये जुडिशियल इक्वालिटी नहीं होने दी। किसने नहीं होने दी? यूरोपियंस ने नहीं होने दी, जिसके कारण जो है ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पे। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? तो ये देखने को मिल रहा है यहां पे। तो दीज वर द रीजन, दीज वर द कॉजेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? यस ठीक है, आओ जी आगे। अब देखिए जी, अब हमने बात करी, इतने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडा हमने पढ़ लिया, हमने नेशनलिज्म कैसे फैला, ये न्यूज़पेपर, कम्युनिकेशन, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है, और जहान भर की चीजें हमने पढ़ ली। ये तुम्हारे ये लिटन के सारी चीजें, भाई इससे नेशनलिज्म फैला एक्चुअली। लेकिन नेशनलिज्म जो है ये प्रोडक्ट है बहुत सारे फैक्टर्स का। ये प्रोडक्ट क्या है? नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की बात अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट है, किस चीज का प्रोडक्ट है? नंबर वन,
द वर्ल्ड वाइड अपसर्ज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनलिज्म एंड द राइट ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन इनिशिएटेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। और इन्होंने क्या बात करी थी? इन्होंने बात क्या करी थी? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मतलब जो हमारे प्रेम्बल में है, प्रेम्बल में जो आइडिया लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो यहीं से तो आया है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले जो लोग हैं ना, इन्होंने पहली बार नेशनलिज्म की बात करी, इन्होंने पहली बार ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम की बात करी। तो इसका मतलब पूरा देश, इंडिया भी जाग पड़ा, वर्ल्ड वाइड भी जाग पड़े कि हाँ अच्छा इस नाम की भी चीज होती है, अच्छा हमें राइट्स भी मिल सकते हैं, अच्छा हमें फ्रीडम भी मिल सकती है। तो यहां पे ये बातें स्टार्ट होगी। नंबर 2, इंडियन रेनेसा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन रेनेसा? रेनेसा मतलब रीबर्थ, रीबर्थ जाने के इंडिया का पुनर्जन्म। अगर मैं बात करता हूं 19th सेंचुरी, अगर आपको याद होगा अभी हमने डिस्कस किया था 19th सेंचुरी में हमने क्या बात करी? सोसाइटी में रिफॉर्म आए, धर्म में रिफॉर्म आए। ये क्या है? ये रीबर्थ तो है, इंडिया का पुनर्जन्म तो है कि हाँ अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा था तो बदल दिया, धर्म में कुछ गलत हो रहा था तो बदल दिया, रिफॉर्म कर दिया, तो ही तो ये सारी बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब यहां पे जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुई, इससे हमारे इंडिया का क्या हुआ? रीबर्थ हुआ। क्लियर? अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन रेनेसा रीबर्थ, वो कौन है? राजा राम मोहन रॉय। ये तुम्हें मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिया था, अगर आपको याद हो 1857 में ही बता दिया था। राजा राम मोहन रॉय इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, इंडियन रीबर्थ। मतलब क्या हुआ इस चीज का? ब्रह्मो समाज के साथ जो चीजें लिंक हैं, इन्होंने सती प्रथा को खत्म करवाने में जान लगा दी थी, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को देश में लगाने के लिए जान लगा दी थी। तो ये अगर सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, सती प्रथा खत्म करेंगे, तो हमारे भारत देश में क्या चीजें चल रही हैं? रिफॉर्म चल रहे हैं, बदलाव चल रहे हैं। ये बदलाव अगर हमारे भारत देश में आएंगे तो लोग क्या होंगे? इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे? राष्ट्रवाद आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। पॉइंट समझ में आया? ऑफशूट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। अगेन सेम चीज जो अभी हमने डिस्कस करी है, ये तुम्हारे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीजें क्या हैं? ये मॉडर्नाइजेशन की चीजें हैं। द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पॉलिसीज इन इंडिया। ये इंपीरियलिज्म पॉलिसीज का मतलब क्या है? ये हमारे भारत देश में आते थे, जहां पे भी इनको लगता था वहां पे 4-5 लोग आ जाते थे, वहां पे कॉलोनी बना लेते थे, फिर अपने लोगों को ले आते थे, फिर अपने लोगों को ले आए, फिर वहां पे अपना बंदा सेट कर दिया, और वहां की जो देश की जो लोकल जनता है, देश नहीं कहूंगा, स्टेट की जो जनता है, उसको गुलाम बना लिया। और इसका मतलब क्या हुआ कि उसको एक मार्केट बना लेते थे। क्या? किस चीज की मार्केट? दैट मींस रॉ मटेरियल की मार्केट बना लिया और देश को लूटते रहना। तो ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की पॉलिसी जो है ये आती रही थी। तो एट द एंड जिसके कारण हमारा पूरा देश क्या हुआ? खड़ा हो गया एक साथ। नेशनलिज्म की बात यहां पे फैल गई। यू गॉट माई पॉइंट? यस, ठीक है। आइए जी आगे। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था वही हमारा इंडिपेंडेंस का समय। तो यहां पे मॉडर्न फेज स्टार्ट होता है 1885 से 1905, एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 1919, गांधीयन फेज 1919 1947। यहां पे ये तो हम वैसे आगे भी डिस्कस करेंगे। मॉडर्न फेज में हमने डोमिनियन स्टेटस बात करी, एक्सट्रीमिस्ट फेज में स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी, और गांधीयन फेज में हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब तुम हमारे सर पे बैठो। सर पे बैठने का मतलब क्या है? तुम हीरो हो, तुम भगवान हो, अंग्रेज तुम ही हो, सब कुछ, लेकिन ठीक है तुम ऊपर बैठो, सारे काम हम करेंगे नीचे जितने भी काम है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमसे कुछ जवाब मांगा जाएगा तो ठीक है बता देंगे हम देश में ये कर रहे हैं, लेकिन चलाएंगे देश कौन? हम लोग। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे एक्सट्रीमिस्ट फेज में कहा ये डोमिनेंट नहीं कुछ चाहिए, सब कुछ हम ही है, हमें चाहिए स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, हम बनाएंगे, हम चलाएंगे, सब कुछ हम करेंगे, तुम कौन होते हो? ठीक है। और उसके बाद गांधीयन फेज में क्या कहा? भाई इनको कुछ लेना देना नहीं है, ना स्वराज का लेना देना है अभी हमें, ना हमें डोमिनेंट स्टेटस, हमें तो आजादी चाहिए, इनको भगाओ इन यहां से। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ये फेजेस में डिवाइड हो गया। ओके। यहां पे अगर हम बात करते हैं ये 3 फेजेस की, तो 3 फेजेस में क्या है? नेशनलिज्म की भावना किस तरीके से फैली, मॉडरेट में कैसे फैली, गांधीयन में कैसे फैली, एक्सट्रीमिस्ट में कैसे फैली, ये पूरी कहानी यहां पे बात आती है जो आगे के लेक्चर्स हैं हमारे। लेकिन हम डिस्कस कर रहे थे नेशनलिज्म की बातें, तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको यहां पे मुझे बताना था कि इस तरीके से आगे काम हुआ है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, यहां से मॉडरेट फेज से पढ़ेंगे। लेकिन आज का लेक्चर जो है वो यहां तक है, 1885 तक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनानी है अभी हमने। ओके।
अब जी ठीक है, अब कहानी क्या आती है, कहानी क्या आती है। अब जैसे मैंने तुम्हें कहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है आपकी बनी थी, और वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि अंग्रेजों को टक्कर नहीं दे पाती थी। बस ठीक है, बनी है, ठीक है, अच्छा था, काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अंग्रेजों को टक्कर दे पाए। ये अंग्रेजों को टक्कर देने का मतलब क्या है कि अंग्रेजों से सवाल जवाब कर पाए, लेकिन इनका बनना भी बहुत जरूरी था। अगर ये ना बनती, अगर ये ना बनती तो नेशनलिज्म कैसे फैलता, कैसे हम एक बंदे का दुख दूसरे बंदे को पता लगता, एक ऑर्गेनाइजेशन का दुख दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता लगता, और कैसे एक साथ जुट होते कि यार ये एक साथ, ऐसा नहीं कि तुम अलग कर रहे हो, तुम अलग करो ना, मिलके काम करते हैं, कैसे नहीं जवाब देंगे। तो ऑब्वियसली बात है, नेशनलिज्म ऐसे फैलेगा। ओके, तो अब यहां पे देखिए जी, पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। 19th सेंचुरी के हाफ में, अर्ली हाफ में बहुत सारे लोग, जैसे कि आपके अमीर लोग या अरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स यहां पे थे, और ये लोकल और रीजनल थे। जैसे मैंने तुम्हें बताया, जैसे मैंने तुम्हें बताया, लोकल चीजें चल रही हैं, इंडिया लेवल पे कोई चीज नहीं चल रही थी। ओके, थ्रू लॉन्ग पिटिशन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट मोस्ट ऑफ देम डिमांडेड। कहने का मतलब क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये ठीक है यार, बनी है, अच्छी बात है, प्रॉपर अच्छी बात है, ठीक है जी, बनी है ये। मैंने कहा लोकल है तो अपने इश्यूज करेंगे, ठीक है भाई, हमें ये नहीं मिल रहा, वो कह रहा है हमें ये नहीं मिल रहा, अच्छा तुम हमारे साथ ये कर रहे हो, अच्छा तुम ये कर रहे हो, तो सब अपने अपने लड़ रहे हैं। लेकिन इन सभी लोगों की कुछ डिमांड्स जो हैं, कुछ कॉमन डिमांड्स थी। वो क्या कॉमन डिमांड्स थी? नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मतलब प्रशासन में बदलाव करो, हमें बिठाओ ना साथ में, इंडियंस को तो बिठाओ हमारे साथ में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाहते थे। एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन, सेम। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, तभी तो ये मैग्ना कार्टा वाली जो बात कर गए चार्ल्स चार्ल्स ये वुड डिस्पैच में चार्ल्स वुड ने जो बताया था, भाई तुम कर रहे हो तो फैलाओ तो सही भारत देश में एजुकेशन। द पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी केम टू बी इंक्रीजिंगली dominated by the educated middle class, the lawyer, journalists, doctors, teachers, etc. and they had a wider perspective and a larger agenda. तो जो पॉलिटिकल एसोसिएशन 19th सेंचुरी के पहले बनी थी वो कुछ और थी, पॉलिटिकल एसोसिएशन जो 19th सेंचुरी के एंड में बनी है वो कुछ और थी। कहने का मतलब क्या है कि पहले जो लोग कह रहे थे कि ठीक है यार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर लो, कुछ कह रहे हैं कि ठीक है जो आपका एजुकेशन को स्प्रेड कर दो। अब जो 19th सेंचुरी में इंग्लिश सीख के सब लोग आ चुके हैं, तो इसका मतलब इनकी पॉलिसीज जान चुके हैं, अच्छा ये हमारे ऊपर ऐसा कानून लगा रहे हैं, तो सारे पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हो गए और ऑर्गेनाइजेशन बनाने में आ गए कि अब नहीं हम सुनेंगे तुम्हारी। तो इसीलिए तो ये आईएनसी बनी हमारी। पॉइंट समझ में आया तुम्हें? तो इसी कारण जो है ये सारा कुछ होता है यहां पे, और वो वाइडर पर्सपेक्टिव वे में सोचेंगे। अब यहां पे देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देखो अब यहां पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैंने उतना ही लिखा है जितना तुम्हें एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनके नाम तुमने याद करने हैं। ये एक प्योर रट्टाफिकेशन वाला ये वाला चीज है, ठीक है। यहां पे आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं बताता हूं। अब जैसे स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी एग्जाम्स में या बड़े एग्जाम्स में और भी, तो आपसे पूछते क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन लिख देंगे, 4 ऑर्गेनाइजेशन इधर लिख देंगे और इधर ईयर लिख देंगे, मैच करो। 4 ऑर्गेनाइजेशन इधर लिख देंगे, उनके हेडक्वार्टर्स इधर लिख देंगे, मैच करो। 4 ऑर्गेनाइजेशन इधर लिख देंगे, 4 इनके फाउंडर्स लिख देंगे, मैच करो। तो यहां से क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो ये जैसे मर्जी रट्टा मारना, बार बार पढ़ना इस चीज को, तो आपको बार बार पढ़ के ही याद होगा। रट्टा मतलब बार बार पढ़ के याद होगा, ऐसे नहीं है कि एक बार में पढ़ लिया ठीक है जी हो गया, ऐसे हो जाएगा, नहीं, बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये स्टैटिक पॉइंट है पूरे के पूरे। लैंड होल्डर सोसाइटी 1830 कैलकाटा बाय द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 लंदन बाय विलियम एडम। तो यार ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक इन द सेंस की कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई निमोनिक नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको याद करनी पड़ेंगी, पेपर में आती हैं। पूना सार्वजनिक सभा इज इंपॉर्टेंट, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1876 कैलकाटा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, 1885 बॉम्बे बाय फिरोज शाह मेहता, ठीक है, केटी तेलंग एंड बहादुरुद्दीन तैयब जी। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़नी है, ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को ये वाली चीज क्लियर होगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमें जैसे तैसे ईयर्स, हेडक्वार्टर्स, पर्संस,
जगह सब कुछ याद करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। ये ऑर्गेनाइजेशन याद कर लेना। इनकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं आपको लोगों के साथ, आप लोगों को पता है, ठीक है, डॉक्टर विपिन गोयल ऑफिशियल टेलीग्राम पे, वहां पे आप सीधा इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब कंडीशन क्या है प्री कांग्रेस कैंपेन। अब एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, इसको मत देखो, इस चीज को मत देखना, ठीक है। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये पढ़ा था ना, जिसमें हमने ये प्रिंटिंग प्रेस की बात करी थी, एजुकेशन की बात करी थी, ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये हमारा इंग्लिश एजुकेशन लगाओ, स्प्रेड करो, ये करो, वो करो, यही बात करी थी। तो यही कैंपेन हमारी कांग्रेस बनने से पहले, एक आधा पॉइंट थोड़ा बहुत इधर होगा, लेकिन मेन पॉइंट्स वही हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। दे आर द मेजर कॉजेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्लियर? यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, फॉर इंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द कॉटन। भाई तुम क्यों लगा रहे हो, कॉटन हमारे देश में बन रही है, ठीक है, हमारे ऊपर ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है। आई मीन सॉरी, ये हम कह रहे हैं कि भाई तुम अगर हमसे जो है कुछ खरीद रहे हो तो ठीक है, खरीद लो, ले जाओ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि यहां पे ये कैंपेन क्या है, फॉर इंपोजिशन ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द कॉटन, कॉटन के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया 1875 में। इंडियनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस 1878-79, हम चाह रहे थे भाई जो तुम गवर्नमेंट सर्विस में बिठा रहे हो लोग, ठीक है, हमने पहले भी बात करी थी कि हमारे इंडियन लोगों को तो बिठाओ, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो ठीक है, हमें भी तो बिठाओ। तो अभी हमने डिस्कस किया था अर्ली 19th सेंचुरी में, पहले डिमांड क्या थी, हम लोगों को बिठाओ साथ में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करो, हमें तो बताओ कि क्या चल रहा है। तभी ये बात क्या कर रहे हैं, इंडियनाइजेशन की बात कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? तभी हमारे इंडियंस को बिठाओ। अगेंस्ट लिटन्स अफगान एडवेंचर, ये अफगान लोगों को भी टिकने नहीं दे रहा था, ये कहता कि अफगानों के साथ भी लड़ो, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो अफगानों के बीच में इंटरफेयर करने चला गया था, अफगानों के साथ हमारी बनती थी उस टाइम पे कि ठीक है यार वो अपनी जगह पे हैं, हम अपनी जगह पे हैं, ये तू क्यों टांग अड़ाने जा रहा है यहाँ पे लिटन, ये लिटन में तभी तो है ना वाइसरॉय, रिएक्शनरी, अनपॉपुलर, ये सब कुछ इसीलिए तो बोलते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे जो अफगान जो है, अब अफगानों को अगर हम लेके जा रहे हैं तो दैट मींस क्या हुआ भाई, क्यों, वाई, यही कैंपेन चल रही है हमारी, क्यों तू टांग अड़ा रहा है उनके काम में, तो टांग अड़ा रहा है तो ऑब्वियसली बात है इंडिया के अगेंस्ट होगा, इंडिया के अगेंस्ट होगा मतलब अंग्रेजों को कुछ होना थोड़ा है, हमारे अगेंस्ट होगा, हम लोग मर जाएंगे, ठीक है। आर्म्स एक्ट डिस्कस कर लिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट डिस्कस कर लिया, फॉर राइट टू ज्वाइन वॉलंटियर कॉर्प्स, कहने का मतलब क्या है कि आप जो है, ठीक है, हमें भी अपनी मर्जी से कुछ ज्वाइन करने की डिमांड रखी गई कि भाई हम भी कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। अगेंस्ट प्लांटेशन लेबर एंड अगेंस्ट इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये क्या कहते हैं एक्चुअली, पता है ये क्या करते थे, जैसे चाय की खेती होती थी, टी गार्डन, टी की खेती, ठीक है, चाय की खेती, तो क्या ये पता है इतने, मैं क्या कहूं, क्या वर्ड यूज करूं, इतने ये थे, समझ लो क्या थे कि ये कहते हैं कि भाई जो बंदा टी के अंदर, टी गार्डन के अंदर वो कर रहा है, लेबर वर्क कर रहा है, कि वो बंदा उसी में सोएगा, उसी में रहेगा, मतलब उसको इतनी भी परमिशन नहीं दे रहे थे कि ये बंदा जो है मतलब गार्डन से बाहर जाके भी रह सकता है, उसी गार्डन में सोएगा, उसी गार्डन में सब कुछ। तो आप समझिए कि भाई ये क्या है, अगेंस्ट प्लांटेशन लेबर, मतलब वहीं पे रहेगी प्लांटेशन लेबर, वहीं पे रहेगी, हाउ इज इट पॉसिबल, समझ रहे हो धक्का। तभी अगर आपको याद होगा हमारे इंडिया में आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 क्या कहता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये इनके कारनामे हुए थे, इनके करतूतें ऐसी थी, तभी हमने भारत देश में संविधान इस तरीके से तैयार किया, ठीक है। और अगेंस्ट इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, अगेन भाई तुम क्यों जबरदस्ती इंडिया के लोग बाहर के लोग इंडिया में, हाउ, क्यों, ठीक है, ये कैंपेन थी हमारी। इन सपोर्ट ऑफ इल्बर्ट बिल, हम सपोर्ट कर रहे थे इल्बर्ट बिल को। ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन, हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई देखो सीधी सी बात है, किसी के बंदे के साथ अगर लड़ना है, एक अच्छे लेवल पे लड़ना है, तो पैसा तो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद होगा हमारी सबसे पहली मास बेस्ड मूवमेंट का मतलब क्या है, पूरा देश इन्वॉल्व था, वो कौन सी थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी के दिमाग में क्या था, फंड, पैसे नहीं है भाई, चलाएंगे कैसे काम, लोगों को तो इकट्ठा कर लिया, तो इसीलिए इन्होंने तिलक स्वराज फंड की बात करी थी। तो इसीलिए यहां पे प्री कांग्रेस कैंपेन भी यही कर रही है
प्री कांग्रेस कैंपेन भी यही कर रही है कि भाई फंड तो होने चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें जो है पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए ऑल ओवर इंडिया से फंड चाहिए। ये रोक देते थे बीच में, ये दखलंदाजी कर देते थे हमारे साथ। कैंपेन इन ब्रिटेन टू वोट प्रो इंडिया पार्टी, भाई ठीक है, अगेंस्ट द रिडक्शन इन द मैक्सिमम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपीयरिंग इन द इंडियन सिविल सर्विसेज, the Indian Association took up this question and organized an all India agitation against it, popularly known as the Indian Civil Service Agitation। ये Indian Civil Service Agitation का मतलब क्या है, हमारे लोग इतने पढ़ लिख चुके थे, हम हैं भारतीय इंडियन दिमागी, ठीक है, तभी हम चांद के साउथ पोल पे चले गए। पता नहीं किन लोगों ने कितनी कितनी कैंपेन की है। मार्स ऑर्बिटर मिशन सबसे पहला हमारा कामयाब हुआ, ठीक है, I mean, जो है हम कामयाब हुए पहले वे में, तो इसका मतलब दिमाग तो है हमारे पास, वो यार इंडियंस, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें इंग्लिश सिखाई गई, हम इंग्लिश सीख गए, ये पेपर ले रहे हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, जो आजकल यूपीएससी जिसे हम कहते हैं, ये भी क्लियर करने लगे। इन्होंने क्या किया, जब हमारे बंदे क्लियर करने लगे ना, 21 साल से एज कर दी 19 साल से कर दी 18, मतलब सीधी सी बात है, किसी इंडियन को इन्होंने दखलंदाजी करवानी ही नहीं थी। तभी ये बंदा जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दैट मींस जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर हैं आनंद मोहन बोस के साथ 1876 में, उनकी मेन लड़ाई ये थी, क्योंकि उन्होंने पेपर क्लियर कर लिया, उनको एज के क्राइटेरिया के कारण बाहर कर दिया कि भाई नहीं 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 एज कम हो गई है। अरे ये क्या हुआ, तुमने जब पेपर लिया था तब तो एज थी, जब तुमने रिजल्ट निकाला कह रहे कि एज नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बैठने नहीं दिया गया था, इसीलिए पूरे ऑल ओवर द इंडिया ये एजिटेशन हुई थी। दैट्स व्हाई दिस एजिटेशन इज नोन एज इंडियन सिविल सर्विस एजिटेशन। फिर इन्होंने जब एज कम कर दी ना, एज कम भी कर दी 18, भाई हमारे लोग फिर भी निकाल गए। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहला बंदा जो हमारा आईसीएस ऑफिसर बना था, तो आप समझ लीजिए हम कम नहीं है, ठीक है ना। तो अंग्रेज जहां जहां पे भी हमसे हमारे साथ खेलेंगे ना, तो हम तैयार बैठे हैं। पॉइंट समझ में आया। तो दीज वर द कैंपेन्स, दीज वर द प्री कांग्रेस कैंपेन। पॉइंट समझ में आया तुम्हें जी, समझ में आया, ये क्लियर हो गया तुम्हें कि व्हाट आर द प्री कांग्रेस कैंपेन्स। यस, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जी, ये महान शख्सियत, ये कौन है, ये अंग्रेज है एओ ह्यूम, जिसने बात करी थी सेफ्टी वॉल्व की, जिसने बात करी थी भाई बनाओ आईएनसी बनाओ, ओरिजिन ऑफ आईएनसी। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं इतना, थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। ये आपका बना कब था, 28 दिसंबर 1885। एओ ह्यूम को बोला जाता है फाउंडर ऑफ आईएनसी बोला जाता है। अदर फाउंडर्स कौन है, दादाभाई नारोजी एंड दिन शाह वाचा। और इस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ग्लैडस्टोन थे। इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक चीज तुम्हें और बता दूं, ये जो बंदा है ना, ये डफर है, ठीक है, ये डफरिन नहीं है, ये डफर है, ठीक है, ये डफरिन नहीं है, ये डफर है। एक्चुअली ये बंदा उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय है। इसके दिमाग में ये था, अरे यार हमने कांग्रेस आईएनसी बनने से पहले छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ के रख दिया, ठीक है। ये मेरे सामने क्या है, आईएनसी को बोलता कि मेरे सामने ये माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी है, ये छोटी सी है, मतलब कीड़े मकोड़े टाइप, मैं इसको ऐसे ही मसल दूंगा, ठीक है। इस डफर बंदे को ये नहीं पता था कि आईएनसी अब तेरा बाप होने वाली है। दैट मींस ये देश को आजाद करवाने वाली है। अब समझ में आया, 1885 में बनी और 1947 में हम आजादी लेके चले गए। समझ लो कि इसका मतलब ये दिमाग में इसके था ही नहीं कुछ कि ये ठीक है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये पूना सार्वजनिक सभा, ये ठीक है बनती, ऐसी एक और बन गई, क्या दिक्कत है मेरे सामने। तो ये इसको ये नहीं पता था आईएनसी क्या कर लेगी, आजादी ले लेगी। पॉइंट समझ में आया, देश को एकजुट कर देगी यहां पे। आओ जी आगे, ये पॉइंट्स हम पहले रीड करते हैं, फिर इसका करेक्ट मैं आपको समझाऊंगा। मोर देन जस्ट ए पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस वॉन एन असेंबली ऑफ पॉलिटिकली माइंडेड इंडिविजुअल्स हु वर इंटरेस्टेड इन द रिफॉर्म। ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये वो लोग थे जिनके दिमाग सबके एक थे, पॉलिटिकली माइंडेड पीपल थे। पॉइंट समझ में आया, पॉलिटिकली माइंडेड पीपल, इसका मतलब क्या हुआ, ये पढ़े लिखे बंदे हैं। जब हमने बात करी थी 19th सेंचुरी से पहले, यानी अर्ली 19th सेंचुरी में इनके क्या चलता था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर दो, इंडियंस को ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब नहीं,
अब हम पढ़ लिख के आ चुके हैं भाई, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपके आईसीएस ऑफिसर्स हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब इनके दिमाग में चीज क्लियर है कि अब हमें अपने एजेंडा रखने हैं। अब हमें अगर कोई दुख है ना तो इन लोगों को बताना है। किनको? अंग्रेजों को बताना है। पॉइंट समझ में आया जी? तो यहां पे politically minded individuals. Initially, the Congress was formed with the intention of discussing problem faced by people of the country, irrespective of the caste, creed, religion, or language. It was basically a movement of the upper and middle class, Western educated Indians in its moderate phase. In 1883, समझते हैं, फिर कहानी बताऊंगा. In 1883, Hume had outlined his idea for a body representing Indian interest and open letter to graduates of the University of Calcutta. It aimed to obtain share in the government for educated Indians to create a platform for civic and political dialogue between them and the British Raj. Hume organized the first meeting in Bombay with approval of Viceroy Lord Dufferbanda. ठीक है? Umesh Chandra Banerjee was the first president of Congress. The first session was attended by 72 delegates representing each province of India. 1890 बाद में पढ़ते हैं, ये ऊपर वाला पढ़ते हैं। क्या हुआ? मैंने तुम्हें क्या बताया? पॉलिटिकली पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकली माइंडेड लोगों का एक ग्रुप है। ये क्या कह रहा है? हमारे ये दुख दर्द हैं, इनको खत्म करो। अब ये इनसे पूछेंगे नहीं, मतलब जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन पहले बनती थी, इसका दिक्कत, इसकी दिक्कत, अब नहीं, अब पूरे देश की दिक्कत, पूरे देश का इंटरेस्ट ये बोला करेंगे। इसीलिए एओ ह्यूम ने क्या किया? डफरिन की मदद से कहा कि ठीक है यार, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। ओपन लेटर दे दिया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, भाई जो बंदे इसमें आना चाहते हैं, ठीक है, इस मतलब कोई एजेंडा बनाना चाहते हैं, एक पार्टी बनाना चाहते हैं, बना लो। बन गई। कौन बन गई? आईएनसी। आगे भाई, उठ के आगे सारे पढ़े लिखे लोग, तो 72 लोग आ गए, 72 लोग आ गए। कहां पे? बॉम्बे में। तो पहले एक्चुअली डिसाइडिंग प्लेस वाज पुणे, पहले पुणे पे प्लेस डिसाइडेड था, लेकिन पुणे में कॉलरा फैला हुआ था, हैजा। फिर इन्होंने डिसाइड किया बॉम्बे में, बॉम्बे में बुला लो। कहां पे बुलाएंगे? कहां पे? पढ़े लिखे इंसानों को बताओ, पढ़ी लिखी वाली जगह पे बुलाएंगे। कहां पे बुलाया था? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज। और इस मीटिंग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे आपके? दैट इज बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कहां गए? कहां गए? चलो जो भी, अब दिख नहीं रहे मुझे, बट डब्ल्यू.सी. बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट आईएनसी मीटिंग 1885 में। ओके, अब उसके बाद 1890 में कदम्बनी गांगुली, द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एड्रेस द कांग्रेस सेशन which symbolize the commitment of the freedom struggle to give the women of India their due status in the national life. कहने का मतलब ये है, अब जो एजेंडा जो है ना, सिर्फ लड़कों का, बड़े लोगों का, बड़े आदमियों का वो नहीं है। पढ़ा लिखा मतलब पढ़ा लिखा, इसमें अब फीमेल भी आएंगी, वीमेन भी आएंगी। अरे वीमेन तो अपने देश को चला रही हैं, ये प्रोजेक्ट में इतनी चल रही है, इसरो के प्रोजेक्ट में आपने देखा ही होगा कितना कुछ है। तो अब इनका साथ कैसे ना लिया जाए फ्रीडम स्ट्रगल में? तो कदम्बनी गांगुली जी ने बोला 1890 में, उन्होंने संबोधित किया आईएनसी को, और ये हमें दर्शाता क्या है कि विमेन फ्रीडम को दर्शाता है यहां पे। और जो इन्होंने बोला था, फ्रीडम मतलब फ्रीडम, आजादी मतलब आजादी, तो इन लोगों को भी एंटर करवा दिया गया यहां पे, यानी किनको? फीमेल को भी ऐड करवा दिया गया। समझ में आया जी? आओ जी आगे। अब इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब एक चीज देखो, ये पढ़ना मत, अब दिमाग लगाओ भाई। एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? नेशनलिज्म, हमारे दुख दर्द खत्म करो, ठीक है, हमारे दुख दर्द खत्म करो, नेशनल मूवमेंट्स को आगे लेके जाओ। अगेन हम पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे, हम फंड इकट्ठा करेंगे एजुकेशन के लिए, या कोई भी दिक्कत अगर हमारे नॉर्मल लोगों के उसमें आ रही है तो हम उससे बात करेंगे, ठीक है, और नेशनल आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जितनी भी फीमेल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करवा के ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और जितने भी हमारा देश के लिए बनता है वो नेशनलिज्म वाली बात वो इकट्ठा करेंगे। तो वही मुद्दे हैं मेन। पॉलिटिकली एजुकेटेड पीपल हैं तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करेंगे? पढ़े लिखो वाली बात करेंगे। दैट मीन्स देश को आजाद करवाने वाली बातें, दैट मीन्स देश को रिफॉर्म करने की बातें। कहने का मतलब तुम कुछ भी कर लो देश में, हमें पता होना चाहिए, ऐसा नहीं तुमने लगा दिया। अब यहां पे देखो इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या बनेंगे, देखो ध्यान से, वन बाय वन पढ़ते हैं। फाइंड ए डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट। क्लियर? डेमोक्रेटिक मतलब हमसे पूछो,
हम बनाएंगे। डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। दैट मींस वही ये कह रहे हैं, पॉलिटिसाइज्ड एंड पॉलिटिकली एजुकेटेड पीपल। चलिए जी, एस्टैब्लिश द हेडक्वार्टर फॉर ए मूवमेंट। समझ गए? आया? हेडक्वार्टर क्यों मांगा इन्होंने? क्यों मांगा? पहले कुछ नहीं था 1857 में, इनको पता लग गया था हारने का रीजन ये है, हेडक्वार्टर बनाओ। ठीक है। प्रमोट फ्रेंड रिलेशन अमंग द नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेवलप एंड प्रोपेगेट एन एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी को प्रमोट करना कि हाँ एक कॉलोनी इन्होंने बना रही है, हमें खा रहे हैं ये लोग दीमक की तरह, तो इनको खत्म करना है। फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट। हमारी जो डिमांड्स हैं, लोगों की डिमांड्स हैं, देश की डिमांड है, रखो इनके सामने। कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम, गॉट इट। डेवलप एंड कंसोलिडेटेड फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग द पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट और जो भी है। केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनल। सीधी सी बात यह है, हाथ पकड़ लो, पैर पकड़ लो, नेशनलिज्म ही बढ़ाना है, नेशनहुड बनाना है, यूनिटी बनानी है, हेडक्वार्टर बनाना है, पॉलिटिकल एजेंडा बनाना है, ग्रुप बनाना है। जो हमारे 1857 के रिवोल्ट में नहीं था, वो इनके ऑब्जेक्टिव थे, वही इनके एम है कि देश को इकट्ठा कर दो, जैसे मर्जी इकट्ठा कर दो। नेशनल यूनिटी, नेशनहुड की बातें, नेशनलिज्म की बातें, नेशनल यूनिटी की बातें, देश को आजाद करने की बातें, देश के अगेंस्ट कुछ भी खड़ा होगा हम खड़े हैं। पॉइंट समझ में आया? कॉमन लोगों का इंटरेस्ट, धर्म धर्म छोड़ो, धर्म क्रीड सेक्स कुछ भी नहीं है ये चीजें। अब हम एक भारतीय हैं, अब हम एक देश हैं, अब हम इंडिया हैं, हम भारत हैं। तो दैट मींस इनके ये ऑब्जेक्टिव थे बनाने के। पॉइंट समझ में आया? समझ में आया तुम्हें? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है पूरे इंडिया में, अब आप देख लीजिए, ये आपको पिक्चर भी शेयर कर दूंगा अगेन पीडीएफ में, तो आपको पता, देखो बस देख लो, ये देखो यहां पे कवर है, यहां पे कवर है, ये कवर है, ये कवर है और ये कवर है। तो मतलब भाई इन्होंने इंडिया का कोई कॉर्नर नहीं छोड़ा। किसके लिए? आईएनसी के सेशंस में। तो इसका मतलब क्या है? नेशनहुड। इसका मतलब क्या है? नेशनल यूनिटी। इसका मतलब क्या है? नेशनलिज्म। इसका मतलब क्या है? हर वर्ग को लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हर धर्म को लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? गोरे काले वाली कोई बात नहीं है हमारे देश में। इसका मतलब क्या है? ना नॉर्थ ना साउथ ना ईस्ट ना वेस्ट, वी आर इंडियंस। ये बात चल रही है यहां पे। पॉइंट समझ में आया? समझ में आ रहा है तुम्हें? तो यही इनके ऑब्जेक्टिव थे, यही एम थे। इन्हीं चीजों को सोच के ये सेशंस प्लान हुए थे यहां पे। समझ में आया? और ये प्लान हुए सेशंस आपको याद करने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें से मैं थोड़े बहुत आपको बता देता हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले अगेन पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, अच्छे से पढ़ लेना। थोड़े से मैं बता देता हूं जहां से एग्जामिनर ने बार बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे कि पहला बड़ा इंपॉर्टेंट है 1885 डब्ल्यूसी बनर्जी। दूसरा और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी, सेकंड में थे। बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे में थे मद्रास में, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ओके, फिर उसके बाद 1888 में जॉर्ज यूल, ये पहले क्रिश्चियन चेयरपर्सन और फर्स्ट इंग्लिश चेयरपर्सन। ओके, याद रखना। उसके बाद फिर आपके ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्या? 1896 रहमतुल्लाह मोहम्मद साइनी कलकत्ता सेशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बन जाता है 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, जब बंगाल पार्टीशन हुआ था। ये पॉइंट्स है ना, ये हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको आईएनसी के सेशंस पता होने चाहिए। 1906 कलकत्ता सेशन, दादा भाई नौरोजी अगेन चेयरपर्सन। यहां पे पहली बार स्वराज वर्ड यूज किया गया था किसी आईएनसी के सेशन में। ठीक है, ध्यान रखना, आईएनसी के सेशन में कहीं के भी कभी बात नहीं हुई स्वराज की। स्वराज की बात हुई थी 1906 कलकत्ता सेशन में। अदरवाइज ये स्वराज वर्ड जो दिया है वो किसने दिया है? दैट इज बाय, दिस इज गिवन बाय द कौन? आर्य समाज के फाउंडर दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी का वर्ड है। ओके, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका पॉइंट यहां पे 1916 अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार, जहां पे लखनऊ पैक्ट हुआ था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी। एक इंपॉर्टेंट और छोड़ गया मैं यहां पे, 1907 रास बिहारी घोष, जहां पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए थे। उसके बाद बन जाता है आपका 1924 महात्मा गांधी बेलगांव सेशन, पहली और आखिरी बार चेयरपर्सन। एक फिर छोड़ गया मैं, 1917 दैट इज एनी बेसेंट, फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन कलकत्ता सेशन में। फिर उसके बाद 1929
जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी गई थी। उसके बाद जो है 1938, 39 दो बार लगातार सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे। सुभाष चंद्र बोस 38 में हरिपुरा सेशन, 39 में त्रिपुरी सेशन, सुभाष चंद्र बोस अगेन प्रेसिडेंट। 39 में जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे तो यहां पे इन्होंने पत्ता भी सीतारमैया को हराया था, पत्ता भी सीतारमैया को हराया था, जो गांधी जी के नॉमिनी थे, यानी कि गांधी जी इनको सपोर्ट कर रहे थे। ओके, फिर उसके बाद 40 में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी रामगढ़ में। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो है ना, ये सबसे यंगेस्ट आईएनसी प्रेसिडेंट है, सबसे यंगेस्ट आईएनसी प्रेसिडेंट है और सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इनका रहा है, नहीं तो हर साल बदल जाते थे। उसके बाद देश जब आजाद हुआ था तो आचार्य जेबी कृपलानी चेयरपर्सन थे जब देश आजाद हुआ था। ओके, तो दीज वर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां पे अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आईएनसी के रिलेटेड हैं, जो मैंने पहले वाला पॉइंट तो मैं बता ही दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट सेशन जैसे ये वाले 1896 रहमतुल्लाह साइनी कलकत्ता, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1911 विष्णु नारायण धर कलकत्ता सेशन, जहां पे जनगण मन पहली बार गाया गया। 1926 श्रीनिवास अयंगर गुवाहाटी सेशन, जिसमें बोला गया कि आप लोगों को खादी पहनना जरूरी है, खादी पहनना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? दैट इज वियर द खादी क्लोथ फॉर एवरीवन। और भी कुछ भी इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा जब हम नेशनलिज्म डिस्कस करेंगे, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट डिस्कस करेंगे, बीच बीच में इन सेशंस का जिक्र भी आएगा, तो वहां पे भी बात आएगी, ठीक है? तो उनको भी हम बार बार पढ़ेंगे यहां पे। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। सो अब जो लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर है वो है आपका मॉडरेट फेज का पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से नेशनलिज्म स्टार्ट हो चुका है, यहां से आजादी की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, हमारी एग्जैक्ट लड़ाई जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यहां पे पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, पॉलिटिकली माइंडेड पीपल यहां पे बैठ गए हैं जो देश के बारे में बात करेंगे। अब बनेगा मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधी जी, सब कुछ आगे बनेंगे, ये रेवोल्यूशनरी, ये सब चीजें आगे बनेगी अब, ठीक है? तो अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा मॉडरेट फेज का, हम करेंगे डिस्कस। ओके, तो गाइस सारे अपडेट्स जो मिलेंगे आपको, कई बार क्या होता है यूट्यूब से नोटिफिकेशन आता है, नहीं आता, लेकिन टेलीग्राम चैनल के साथ मेरे साथ यहां पे कनेक्ट रहना, डॉक्टर विपिन गोयल ऑफिशियल के चैनल से। अदरवाइज आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी हमने 6 स्टेट पीसीएस लाइव बैचेस लॉन्च किए हैं, प्री प्लस मेंस बैचेस लॉन्च किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ये हमने बैचेस लॉन्च किए हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। और जो भी कोई भी आप परचेज करेंगे तो आप उसमें ये कोड लगा लेना, ठीक है? तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सुबह 8 बजे भी क्लासेस हैं, एक बैच चल रहा है, शाम को 6 बजे भी बैच चल रहा है, और 15 तारीख से ये बैच स्टार्ट होगा जो शाम को 6 बजे होगा। यहां पे बिल्कुल फ्रेश पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो सुबह वाला 8 बजे वाला बैच है उसमें कुछ क्लासेस आगे चली गई हैं, तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं और पुराना लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है? बाकी आप देख लेना। और अदरवाइज आप स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट भी खोल सकते हो, वहां पे आपको स्टेट पीसीएस लाइव बैचेस में जाना है और वहां से आप कुछ क्वेश्चन जो भी होंगे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए जी, तो यहां पे है ये, यहां पे कनेक्ट जरूर रहना मेरे साथ टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस, किसी का कोई डाउट? सर लक्ष्मीकांत कंटिन्यू कीजिए। यस, लक्ष्मीकांत कंटिन्यू रहेगी। हमने फंडामेंटल राइट पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, फंडामेंटल राइट पार्ट 2 आएगा। देखो मेरे को मैं टाइम लेके बनाता हूं लेक्चर, ऐसा नहीं है कि मुझे खत्म करना है। पॉइंट समझ में आया? मैं पूरा टाइम लेके लेक्चर बनाता हूं। कहने का मतलब यह है जब लेक्चर बनाऊंगा ना तो ऐसा लेक्चर होगा कि कहोगे वाह, वो वाली फीलिंग, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे खत्म करना है, मैं पहले क्लियर कर दूं, ठीक है? मुझे खत्म करना है लेकिन तरीके से। जो पढ़ाया है ना वो आने वाले 4-5 जो अगले वाले साल होंगे ना, तो बच्चे वो क्लास को देखें और कहें कि भाई हो गया, ठीक है ना? तो मैं उस तरीके से बनाता हूं। यस जी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैंने आपको बताया तो है, पीडीएफ जो भी है सब कुछ यहां पे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, यहां पे आप देखो। और किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो लेक्चर के रिगार्डिंग और एनीथिंग, किसी चीज के बारे में पूछना हो तो 2 मिनट हूं मैं यहां पे, अगर आपको पूछना तो फटाफट कमेंट में लिख दीजिए जी, ठीक है? चलिए गाइस, और कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना यहां पे। चलते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और अगली क्लास होगी मॉडरेट फेज की,
मॉडर्न मॉडरेट्स फेज आएगा, जिसमें आप कहेंगे कि हम इनसे क्या डिमांड कर रहे हैं आप। सो आपके दिमाग में अब पिक्चर बहुत क्लियर है, 1857 क्लियर है, अब आपके सामने आपके दिमाग में नेशनलिज्म क्लियर है और आईएनसी क्लियर है। अब देश को आजाद कराने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है वन बाय वन। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।